स्वागत है आपका बोलते हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। आज हम बात करेंगे दिन की सभी बड़ी खबरों के बारे में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि इजराइल का समर्थन करने वाली भारत सरकार ने फिलिस्तीनियों को भेजी मदद। देश के लिए जान गंवाने वाले सैनिकों को आखिर क्यों नहीं मिलता सम्मान। पेंटागन की रिपोर्ट ने खोल दी मोदी सरकार की पोल। चीन ने बना लिए हमारी सरहदों में अपने गाँव। आखिर भाजपा में क्यों सुनाई देने लगी है बगावती बोल। क्या भाजपा बचा पाएगी विधानसभा चुनाव में अपनी साख। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली टी राजा को क्यों दिया भाजपा ने टिकट। केजरीवाल ने क्यों कहा सबसे बड़ी देशभक्ति यही कि भाजपा को 2024 में सत्ता से बाहर कर दिया जाए। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को मारने वाले को दूंगा 25 करोड़। नारी सम्मान की बात करने वाली मोदी सरकार के राज्य में क्यों आदिवासी महिला को घुमाया गया निवस्त्र। और अंत में हम बात करेंगे कि कैसे भारत की जमीन पर भारतीय टीम बनी नंबर 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। हमास और इजराइल की जंग में अभी तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल की तरफ से रिहायशी और अस्पतालों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें आम लोगों की मौत हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इजराइल के हमलों में उसके साथ खड़े हैं, उसको सही साबित करने में लगे हुए हैं, जिसमें भारत की गोदी मीडिया भी शामिल है। लेकिन अब भारत सरकार जो इजराइल के साथ खड़ी थी उसने भी फिलिस्तीन के लिए मदद भेजी है। क्या ऐसे में अब हमारी गोदी मीडिया फिलिस्तीन के नरसंहार को दिखाएगी जो कब से इजराइल के प्रोपेगेंडा को फैलाने में लगी हुई है। इजराइल के हमले में अभी तक करीब 4000 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जिसमें 40% बच्चे शामिल हैं। लेकिन अब गाजा की मदद करने के लिए भारत सरकार भी आगे आई है। रविवार को सरकार ने 38 टन आपदा राहत सामग्री फिलिस्तीन को भेजी। इसकी जानकारी खुद विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदन बागची ने दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए ट्वीट कर कहा है कि भारत फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता भेज रहा है। फिलिस्तीन के लोगों के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री लेकर एक IAF C-17 उड़ान मिस्र में एल अरीश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई है। देश की रक्षा करते हुए जान गंवाने वाले सैनिकों को सम्मान तक नसीब नहीं हो रहा। अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए जवान के परिजनों को पेंशन का फायदा तक नहीं मिल पा रहा। सियाचिन में तैनात एक अग्निवीर की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। जो लोग देश के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी मौत पर सरकार की तरफ से कोई भी योजना नहीं बनाई गई है। उन्हें सम्मान देने के लिए, अग्निवीरों को सम्मान देने के लिए कोई भी योजना ऐसी नहीं बनाई गई है। और इसके साथ ही अग्निवीर शहीदों के घर वालों को पेंशन का भी कोई फायदा नहीं मिल सकेगा। जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि लक्ष्मण पहले शहीद सैनिक हो गए जिनके परिजनों को पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा। लक्ष्मण महाराष्ट्र के रहने वाले थे जो ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले देश के पहले अग्निवीर हैं। ये पहले ऐसा मामला नहीं है दोस्तों जब शहीद का अपमान हुआ हो। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास तैनात एक अग्निवीर अमृतपाल सिंह की मौत हो गई थी। लेकिन अग्निवीर अमृतपाल सिंह को सेना की ओर से कोई भी ना तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था और ना ही उनके शव को सेना की गाड़ी ही मिल पाई थी। चीन हमारी सरहदों में ना घुसा है और ना ही घुस सकता है, ऐसा बोलने वाली मोदी सरकार के झूठ के पोल पेंटागन की एक रिपोर्ट ने खोल कर रख दी है। चीन लगातार हमारी सरहदों में घुसता जा रहा है, लेकिन सरकार ये बताने में लगी है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें दावा किया गया है कि पिछले 1 साल से चीन में परमाणु हथियारों की जो संख्या है वो बढ़ाई गई है। वो लगातार भारत की सरहदों में घुसपैठ कर रहा है। चीन ने सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास भी अपने सैनिकों को तैनात किया है। इसके अलावा उन्हें उत्तराखंड और हिमाचल के पास LAC पर भी तैनात किया गया है। पेंटागन की रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि चीन ने डोकलाम के पास भी जमीन के नीचे स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई हैं। इसके अलावा LAC के तीनों सेक्टर में नई सड़कों का भी निर्माण किया है। पेंगोंग झील पर एक दूसरा ब्रिज भी बनाया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी भारत सरकार किन सपनों में खोई हुई है उसका किसी को नहीं पता, जिसे चीन की घुसपैठ नजर ही नहीं आ रही। वो लगातार ये बताने में लगी है कि चीन की हिम्मत नहीं है कि वो भारत की सरहदों में घुस सके। लेकिन लगातार रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि चीन भारत में घुसता जा रहा है, लेकिन सरकार कहीं सोई हुई है। और साथ में हमारी गोदी मीडिया भी जो सरकार के प्रोपेगेंडा को फैलाने में सबसे आगे है, झूठ बोलने में सबसे आगे है, लेकिन इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोल रही।
रिपोर्ट्स में लगातार ये बताया जा रहा है कि चीन की सेना लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एलएसी के उस पार गांव बसाने के नाम पर सैन्य अड्डे बना रही है। हर गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बनाया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल सैन्य अड्डों के रूप में किया जा सके। लेकिन भारत की जमीन को अपनी जमीन बताने वाले चीन को लेकर हमारी सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है और ना ही गोदी मीडिया में इतनी हिम्मत है कि वो जाकर सरकार से इस मुद्दे पर सवाल ही पूछ सके। भाजपा के आलाकमान के फैसले को चुपचाप मानने वाले भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं ने अब बगावतें शुरू कर दी हैं। एक तरफ पार्टी के लोग इस्तीफा दे रहे हैं तो दूसरी तरफ कार्यकर्ता अपनी ही प्रत्याशी को काले झंडे दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश से राजस्थान तक में भाजपा के अंदर बगावतों के जो स्वर हैं वो फूट पड़े हैं। हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है कि ऐसे में भाजपा सरकार के लिए चुनाव जीतना मुश्किल होता जा रहा है। यह यूं कहें कि आने वाले दिनों में भाजपा के अंदर बगावत के स्वर और तेज हो जाएंगे। सबका साथ सबका विकास का नारे देने वाली भाजपा सरकार अपनी पार्टी का ही उसको साथ मिलना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि क्या आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा में बगावतें और बढ़ जाएंगी? क्या इससे कांग्रेस को कोई फायदा मिल सकेगा? मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा ने जिस तरह से किनारे कर दिया है, अब सियासत में उनकी सुई भी टिक पाना मुश्किल नजर आ रहा है। भाजपा के नेता कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं कि ऐसे में 2024 से पहले ही भाजपा के लोग खुद सरकार के सामने मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भाजपा के लोगों ने ही सरकार का कहने मानने से इनकार कर दिया है, वो सरकार के खिलाफ ही खड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से सरकार के अंदरूनी झगड़े लोगों के सामने अब खुलकर आ रहे हैं। भाजपा ने तेलंगाना में अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने टी राजा को भी टिकट दिया है। भाजपा ने साल 2022 में पैगंबर मोहम्मद पे विवादास्पद टिप्पणी करने के बाद ही टी राजा को पार्टी से निलंबित कर दिया था, लेकिन अब भाजपा को उन पर दोबारा से प्यार उमड़ने लगा है। ये यूं कहे कि सिर्फ दिखाने के लिए उन्हें निलंबित किया गया था, वरना भाजपा के तो वो हमेशा से ही चहेते रहे हैं। ऐसा बोलना गलत नहीं होगा कि जितनी नफरत फैलाओगे भाजपा में उतना ही बड़ा पद पाओगे। वैसे तो बीजेपी के लोग धर्मों को सम्मान करने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए वो लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं, चाहे फिर गलत बयानी करने वाले टी राजा को ही मैदान में क्यों ना उतारना पड़े। टी राजा के बाद अब तो हो सकता है कि नुपुर शर्मा को भी फिर से पार्टी में शामिल कर लिया जाए। वो दिन दूर नहीं है जब नुपुर शर्मा जैसे लोग जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद मिल जाए, क्योंकि भाजपा में शामिल होने के बाद तो लोग वॉशिंग मशीन से कपड़ों की तरह साफ होकर निकलते हैं। उन पर कोई भी कैसी भी किसी तरह का आरोप क्यों ना लगा हो या उन पर जांच क्यों ना हुई हो, लेकिन भाजपा में आने के बाद वो जांच थम जाती है। शायद इसी वजह से चुनाव में फायदा देखते हुए बीजेपी ने निलंबित टी राजा को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में माहौल गर्मा गया है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि देश की सबसे बड़ी देशभक्ति यही है कि भाजपा को 2024 में सत्ता से ऑल आउट कर दिया जाए। भाजपा सरकार को लोगों ने 2014 और 2019 में ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्ता में बिठाया था, लेकिन उसकी नीति किसी को समझ ही नहीं आई। ना ही वो लोगों को अपनी नीतियां समझा पाई, ना ही अपने काम समझा पाई और ना ही लोगों को उसके काम कोई समझ में आए। लगातार 10 साल तक सत्ता में रहने वाली भाजपा सरकार ने शायद ही कोई विकास का काम किया होगा, लेकिन सरकार ने हमें भुखमरी में बाकी देशों से आगे पहुंचा दिया है। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन फिर से एक बार बीजेपी 2024 के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत को चमकाने का काम कर रही है। अब ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बोल रहे हैं कि मोदी सरकार को जनता ने इतने मौके दिए, लेकिन विकास के नाम पर उनका डब्बा गुल रहा। वो यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अंधभक्तों से बात करना गलत है, देशभक्तों से बात करें। अगर वो अगले 5 साल फिर से आ गए तो ये देश पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा में बने रहने वाले जगत गुरु परमहंस आचार्य ने एक बार फिर बड़ा विवादित बयान दिया है। अक्सर विवादित बयानबाजी करने वाले परमहंस आचार्य ने ये तक कह दिया कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह के विवादित बयान दिए हों। इससे पहले भी वो शाहरुख खान को जिंदा जलाने की बात कर चुके हैं।
लेकिन इस बार तो उन्होंने सपा नेता स्वामी प्रसाद को खुला चैलेंज दे दिया। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि जल्दी उनका काम तमाम कर दिया जाएगा। दरअसल सोशल मीडिया पर परमहंस आचार्य का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो स्वामी प्रसाद मौर्य को मारने की खुली धमकी दे रहे हैं। उन पर 25 करोड़ का इनाम रख दिया। जो लोग उन्हें मारेंगे उसे 25 करोड़ रुपए परमहंस आचार्य की तरफ से दिए जाएंगे। ये देश संविधान से चलता है, देश में कानून है, कोर्ट है न्याय करने के लिए, लेकिन फिर भी कैसे ये इंसान खुलेआम किसी को मारने की धमकी दे रहे हैं। किसी से नाराजगी रखना ठीक है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करना कहां तक जायज है, जिसमें आप किसी व्यक्ति को बोल रहे हो कि उसे मारने के लिए लोग लगा दिए गए हैं, जल्दी उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। जिस उत्तर प्रदेश में सरकार प्रचार करते नहीं थकती, वहां की हालत ऐसी है। वो बोलती है कि यहाँ पर सब ठीक है, गुंडागर्दी नहीं है। उसी उत्तर प्रदेश में परमहंस आचार्य खुलेआम सपा नेता को मारने की धमकी दे रहे हैं और उन्हें जरा सी भी अपनी इस बातों पर अफसोस नहीं है। खुलेआम बोल रहे हैं कि ऐसे लोग नहीं समझेंगे तो हम समझा देंगे। क्या योगी सरकार अब इन पर कोई कार्रवाई करेगी? जो सरकार पत्रकारों के बोलने पर कार्रवाई कर देती है, घरों पर बुलडोजर चला देती है, उसी प्रदेश में खड़े होकर परमहंस आचार्य सपा नेताओं को धमकी दे रहे हैं। क्या योगी सरकार इन पर कोई कार्रवाई करेगी? नारी सम्मान की बात करने वाली मोदी सरकार के राज्य में लड़कियों को निवस्त्र घुमाया जा रहा है। इस हरकत में कोई और नहीं बल्कि खुद भाजपा के लोग शामिल हैं। ये घटना महाराष्ट्र की बताई जा रही है, जहां पर भाजपा के लोगों ने आदिवासी महिला से मारपीट की और उसके कपड़े तक फाड़ दिए। महिलाओं के सम्मान में प्रधानमंत्री जी लंबे लंबे भाषण देते हैं और खूब देते हैं। ऐसे नहीं कि एक बार दे दिया, महिलाओं के सम्मान में तो वो भाषण हमेशा से ही देते रहते हैं, लेकिन नारी सुरक्षा के मामले में सरकार बिल्कुल नाकाम है। दरअसल ये मामला महाराष्ट्र के बीड जिले का है, जहां पर कुछ लोगों ने एक आदिवासी महिला के साथ मारपीट की और उसके कपड़े फाड़ दिए। महिला ने आरोप लगाया है कि भाजपा विधायक और उसकी पत्नी अपने गुंडों की मदद से उसकी पुश्तैनी जमीन को हड़पना चाहती थी। इस घटना के बाद ट्राइबल आर्मी ने एक ट्वीट कर कहा है कि मणिपुर के बाद महाराष्ट्र में आदिवासी महिलाओं को निवस्त्र घुमाने की घटना शर्मनाक है। क्या मीडिया और सरकार तब जागेगी जब घटना का वायरल वीडियो सामने आएगा? वहीं विधायक सुरेश धस ने अपनी पत्नी के ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और पूरा मामले को झूठा बताया है। भाजपा के लोगों की आए दिन ऐसी हरकतें सामने आती रहती हैं, जो साफ दिखाती हैं कि महिलाओं का सम्मान कितना किया जाता है बीजेपी के अंदर। केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी उनके राज्यों में इस तरह की घटनाएं सामने आना बहुत ही शर्मनाक है। नारी सम्मान की बात तो करती है भाजपा सरकार, लेकिन बस भाषणों में, जिनका असल जिंदगी में कोई भी लेना देना नहीं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया का विजय रन जारी है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने अब तक अपने सभी मैच, जो उसने 5 मैच खेले हैं, सब में ही जीत हासिल की है, जिसके बाद भारत आईसीसी वर्ल्ड कप में पहले नंबर पे पहुंच गया है। टूर्नामेंट में पहली हार का मुंह देखने के बाद न्यूजीलैंड टेबल में दूसरे नंबर पे खिसक गई है। वहीं साउथ अफ्रीका तीसरे पायदान पे चली गई है, तो चौथी पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया का कब्जा जमा हुआ है। पाकिस्तान की टीम 5वें नंबर पे मौजूद है। भारत अपना अगला मुकाबला 29 अक्टूबर को इंग्लैंड के साथ खेलेगी, लेकिन फिलहाल इस सूची में जो भारत की स्थिति है वो पहले नंबर पे है। खैर, आपको ये सभी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।